अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स डिस्कस की थी, जिनमें हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज़ मॉड्यूलेशन डिस्कस किया था और इनकी डी मॉड्यूलेशन डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन, द इनपुट इज़ डिस्क्रीट सिग्नल। ये आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा कि हमने कहा था कि जो हमारी एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं उनमें इनपुट सिग्नल हमारा क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है, जबकि जो हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं उसमें डिस्क्रीट डेटा होता है, इनका सीक्वेंस ऑफ पल्सेस या सिंबल्स हमारा इनपुट होता है। तो जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है वो एडवांटेजियस है एनालॉग मॉड्यूलेशन के ऊपर काफ़ी वेज में। तो सबसे पहला है जी, रोबस्टनेस टू चैनल इम्पेयरमेंट्स, ईजियर मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ वेरियस सोर्स इंफॉर्मेशन यानी कि वॉइस, डेटा एंड वीडियो, कैन अकोमोडेट डिजिटल एरर कंट्रोल कोड्स, enables encryption of transferred signals that is more secure link। तो रोबस्टनेस ऑफ चैनल इम्पेयरमेंट्स का मतलब ये है कि आमतौर पर जब हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो अगर चैनल नॉइज़ी है तो उसमें नॉइज़ इम्पार्ट हो जाता है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड कम हो जाता है तो रिसीवर साइड पर यानी कि उसको एक रीज़नेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो रिसीव्ड सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर लें ताकि हमें रिसीवर साइड पर एक अच्छा सिग्नल मिल जाए। लेकिन अब चूंकि उसमें नॉइज़ ऐड हो चुका है रिसीव्ड सिग्नल में, तो अगर हम एम्पलीफाई करेंगे तो ओरिजिनल सिग्नल के साथ नॉइज़ भी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो जबकि जो हमारा जो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स है उसमें क्या है, उससे हमारे पास फिक्स्ड वोल्टेज लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाइनरी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, बाइनरी ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि हमने सिर्फ दो लेवल्स रखे हुए हैं, या ज़ीरो रखा हुआ है या वन रखा हुआ है। तो अगर हम बाइनरी ट्रांसमिशन की बात करें तो सिर्फ दो वोल्टेज लेवल्स हैं, यानी कि 0 वोल्ट्स कह लें और 5 वोल्ट्स कह लें मिसाल के तौर पे। तो अब अगर हमने रिसीवर साइड पर एम्पलीट्यूड कम भी मिला है, मिसाल के तौर पर हमें एम्पलीट्यूड मिल गया 3 वोल्ट्स मिल गया, हमने 0 और 5 वोल्ट्स लेवल रखा हुआ था, 3 वोल्ट्स मिल गया। तो अब हमने देखा कि अच्छा 3 वोल्ट्स है, थ्रेशोल्ड हमने रखा हुआ है लेट्स से 2.5 वोल्ट्स के ऊपर, कि अगर 2.5 वोल्ट से ऊपर सिग्नल मिला तो हम कहेंगे कि ये 5 वोल्ट्स था, और अगर 2.5 से नीचे सिग्नल मिला तो हम कहेंगे कि ये 0 वोल्ट्स था। तो डिटेक्शन के हवाले से तो अब अगर एम्पलीट्यूड 5 से कम होकर 3 भी आ जाता है तो हमें पता है कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल था वो 5 वोल्ट्स था, यानी कि 1 बिट 1 था। तो हम वो सिग्नल एम्पलीफाई नहीं करते बल्कि वो सिग्नल रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, रीजनरेट करने की वजह से ऐसा ही है जैसा कि हमने वो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया था। तो इसलिए जो चैनल इम्पेयरमेंट्स की वजह से जो मसले मसाइल आते हैं उसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम जो है वो आउट परफॉर्म करती हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स को। ठीक है, अब चूँकि हम सिर्फ बिट स्ट्रीम्स को डिस्कस कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ पल्सेस को देख रहे हैं, तो अब मुख्तलिफ सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मल्टीप्लेक्स करना या एम्बेड करना आसान है। कैन अकोमोडेट डिजिटल एरर कंट्रोल कोड्स। अब चूँकि हम बिट्स में डिस्कस कर रहे हैं तो अब हम अगर रिसीवर साइड पे हमने पहले कहा ना कि अगर दो बाइनरी लेवल्स थे, तो अगर हमने थ्रेशोल्ड रख लिया 2.5 से ऊपर आया तो हमने समझ लिया कि 1 था, 2.5 से वोल्ट से नीचे रिसीव हुआ तो हम समझ लेते हैं कि 0 था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि चैनल बहुत ही बुरा हो और हमने ट्रांसमिट तो 5 वोल्ट्स किया था, रिसीव 1 वोल्ट हो रहा हो। तो इसका मतलब ये है
कि ट्रांसमिट तो हमने 1 किया था, लेकिन रिसीवर साइड के ऊपर हम इसको 0 समझेंगे कि ये 0 था। तो इसका मतलब है कि हमें हमारे सिग्नल में एरर आ गया, हमने एरोनियसली रिसीवर साइड पर जज कर लिया। तो उसके लिए हमारे पास एरर डिटेक्शन टेक्निक्स भी हैं और एरर करेक्शन टेक्निक्स भी हैं, ठीक है। तो डिजिटल एरर कंट्रोल कोड्स हैं जिसमें हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको बाद में करेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर बर्स्ट के अंदर भी एरर्स आ जाएँ, बर्स्ट का मतलब ये है कि अगर इकट्ठी काफ़ी ज़्यादा बिट्स एरोनियस हो जाएं तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। एनेबल्स इंक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर्ड सिग्नल। तो इंक्रिप्शन में क्या होता है कि हम अपने ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम के अंदर एडिशनल बिट्स ऐड कर देते हैं ताकि और वो बिट्स का सीक्वेंस सिर्फ हमें ही पता होता है कि वो बिट्स क्या की पोजीशन क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, ताकि जो इस सिग्नल को चुराना चाहें और उसको डिकोड करना चाहें तो उनसे डिकोड ही ना हो, उन्हें पता ही ना हो कि हमने इनकोडिंग बिट्स कौन सी शामिल की थी और एक्चुअल बिट्स कौन सी थी। ज़ाहिर है थोड़ा सा ये मोर सिक्योर लिंक है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपको याद होगा वो सिग्नल था जो हम सेंड करना चाहते थे, यानी ये मैसेज सिग्नल था। Modulating signal is represented as a time sequence of symbols or pulses. Each symbol has m finite states. That means each symbol carries n bits of information, where n equals to log 2m. यानी कि अब हमने मुख्तलिफ सिंबल सेंड करने हैं, मुख्तलिफ सिंबल्स के हमने मुख्तलिफ लेवल्स रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि हमने सिर्फ 2 लेवल्स रखने हैं तो एक बिट से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, यानी कि 2 लेवल 0 और 1 दो एक ही बिट से, यानी कि एक ही बिट से हम यानी कि 1 या 0 देखकर हम क्या कर सकते हैं, हम इन 2 लेवल्स को कवर कर सकते हैं। देखिए n इक्वल्स टू log 2m है, log 2 of 2 वुड बी इक्वल टू 1। लेकिन लेवल्स अगर हमने 4 रखे हुए हैं, 0 1 2 3 लेट से लेवल रखे हुए हैं, तो उनको हम किस से कवर कर सकते हैं, उसको हम 2 बिट्स से कवर कर सकते हैं। कैसे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसका मतलब है कि अगर 4 लेवल्स हुए, 4 लेवल्स को हम 2 बिट्स से कवर कर सकते हैं। इसी तरह 8 लेवल्स को हम 3 बिट्स से कवर कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी कि log 2 of 8 वुड बी 3। ठीक है, तो वन सिंबल हैज़ m स्टेट्स। m स्टेट्स का मतलब है कितने वोल्टेज लेवल्स हैं, और n इक्वल्स टू log 2m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, यानी कि वो नंबर ऑफ बिट्स बताएगी कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी बिट्स में हम कवर कर सकते हैं। 2 लेवल्स अगर होंगे 0 और 1, 2 लेवल्स होंगे अगर 0 और लेट से 1 वोल्ट या 5 वोल्ट, तो उसको हम 1 बिट से ही कवर कर सकते हैं, या 0 होगा या 1 होगा। तो अगर 4 लेवल्स हुए तो 2 बिट्स से, 8 लेवल्स हुए तो 3 बिट्स से। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम को जो हम चूज़ करते हैं उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। डिज़ायर्ड मॉड्यूलेशन स्कीम प्रोवाइड्स लो बिट एरर रेट्स एट लो SNRs। अगर ऐसी हमारे पास मॉड्यूलेशन स्कीम है जो अच्छी बिट एरर रेट देता है लो SNRs पे, तो वो उस स्कीम को हम कहेंगे कि ये पावर एफिशिएंट स्कीम है। फिर क्या वो स्कीम जो है वो मल्टीपाथ सिनेरियो में या फेडिंग में सही परफॉर्म कर सकती है। ऑक्यूपाइज मिनिमम RF चैनल बैंडविड्थ के क्या वो हमारी जो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है वो बैंडविड्थ एफिशिएंट है, यानी कि कम बैंड लेती है। बैंडविड्थ एफिशिएंट का कम मतलब ये है कम बैंड लेती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उतनी ही बैंडविड्थ में ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट करती है। तो क्या वो जो मॉड्यूलेशन स्कीम देख रहे हैं वो इजी टू इम्प्लीमेंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये
इससे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया लो बिट एरर रेट। बिट एरर रेट क्या होता है? बिट एरर रेट ये होता है कि जितनी हमने बिट्स ट्रांसमिट की रिसीवर साइड पर, उनमें से कितनी बिट्स हमने गलत डिटेक्ट कर ली कि एक्चुअली वो उस कितनी बिट्स, यानी कि एरर मतलब कितनी बिट्स में एरर आया है, तो इसे हम बिट एरर रेट कहते हैं। तो अगर तो ट्रांसमिट पावर ज़्यादा थी हमारी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि रिसीवर साइड पे हम गलत डिटेक्ट कर लें। तो अगर हमारी ट्रांसमिट पावर कम थी तो रिसीवर साइड पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम गलत डिटेक्ट कर लें। तो हाई एसएनआर पर तो इशू नहीं होना चाहिए, लो एसएनआर्स पर इशू होता है बिट एरर रेट का। तो क्या वो पावर एफिशिएंट है? क्या हमारी स्कीम जो है बैंडविड्थ एफिशिएंट भी है? इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू इम्प्लीमेंट है? डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम एप्लीकेशन, ट्रेड ऑफ्स आर मेड व्हेन सिलेक्टिंग ए डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम। जाहिर है कि जब हम कोई मॉड्यूलेशन स्कीम सेलेक्ट करना चाहें तो ये सारी खूबियाँ एक मॉड्यूलेशन स्कीम में नहीं मिलती, तो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। क्या हम पावर एफिशिएंसी की तरफ जाना चाहते हैं या पावर एफिशिएंसी को कंप्रोमाइज़ करके बैंडविड्थ एफिशिएंसी की तरफ जाना चाहते हैं, और वाइस वर्सा। The power efficiency is the ability of modulation technique to preserve fidelity of message at low power levels। यानी कि कम अगर हमारी ट्रांसमिट पावर थी तो पावर एफिशिएंसी क्या है कि जो जो सिग्नल की फिडेलिटी कायम रहे, यानी कि जो एक्चुअल सिग्नल था वही हम रिसीवर साइड पे डिटेक्ट कर सकें, जिसको फिडेलिटी कहते हैं, यानी कि एरर ना आए। तो यूजली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन गुड फिडेलिटी द सिग्नल पावर नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। जाहिर है कि अगर हमारे पास ट्रांसमिट पावर ज़्यादा होगी तो रिसीवर साइड पर प्रोबेबिलिटी कम है कि हम कि उसको गलत डिटेक्ट कर सकें। ट्रेड ऑफ बिटवीन फिडेलिटी एंड सिग्नल पावर एफिशिएंसी डिस्क्राइब्स हाउ एफिशिएंट दिस ट्रेड ऑफ इज़ मेड। तो पावर एफिशिएंसी क्या है जी? E/N0 required at the receiver input for certain PER। E/N0 है एनर्जी पर बिट ओवर नॉइज़। ये एक्चुअली डिजिटल सिग्नल्स के अंदर E/N0 है, ये समझे ऐसा ही है जैसे एनालॉग में SNR होता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो होती है ना, वैसे ही डिजिटल स्कीम्स में E/N0 होता है। एनर्जी पर बिट, नॉइज़, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो आमतौर पर अगर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम में ये बिट एरर रेट या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात हो तो ये ग्राफ आपने अक्सर देखा होगा, बिट एरर रेट वर्सेस E/N0। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये जो लीजेंड्स हैं इसको ना देखें। तो ये बताना चाहते हैं, ये वाटरफॉल कर्व्स एक्चुअली ये हमारे अक्सर आप अगर देखेंगे SNR और बिट एरर रेट, ये SNR और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर या E/N0 और बिट एरर रेट, तो इस तरह के ग्राफ्स आपको नज़र आएंगे। तो हमारी कोशिश यानी कि किसी भी मॉड्यूलेशन स्कीम से डिज़ायर्ड क्या होता है? डिज़ायर्ड ये होता है कि ग्राफ जब इस तरफ को आए, इस तरफ को ग्राफ हमारा आए, इस तरफ को आने का मतलब यानी कि अगर पावर एफिशिएंट करना चाहते हैं हम तो हमारा ग्राफ इस तरफ को आना चाहिए पावर एफिशिएंट के लिए। ये ग्राफ देखिए, अभी समझाता हूँ कि ये कहता क्या है कि मिसाल के तौर पर हम बिट एरर रेट अचीव करना चाहते हैं 10⁻²। तो 10⁻² पे अगर मैं लाइन खींचूँ, ये देखें लाइन खींची, तो ये बिट एरर रेट अचीव करने के लिए ये ब्लू लाइन को सिर्फ 4 E/N0 चाहिए, ग्रीन वाले को अप्रॉक्सीमेटली 7 चाहिए और रेड वाले को अप्रॉक्सीमेटली 12 के करीब 11.7 या 8 चाहिए। यानी कि एक बिट एरर को अचीव करने के लिए इस ब्लू वाली स्कीम को कम एनर्जी पर बिट चाहिए, ग्रीन वाले को ज़्यादा चाहिए और रेड वाले को उससे ज़्यादा चाहिए। लेकिन फिर ये जो दूर वाली लाइनें हैं ये फिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये ग्रीन और रेड जो है ब्लू के मुकाबले में पावर एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन ये बैंडविड्थ एफिशिएंट है।
मतलब कि हम ज़्यादा डेटा उसी बैंडविड्थ में ज़्यादा डेटा इन दोनों में सेंड कर सकते हैं बनिस्बत इसके। ठीक है, तो यानी कि अगर इस तरफ वो ग्राफ होगा हमारा तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा कितना पावर एफिशिएंट हमारी मॉड्यूलेशन स्कीम है। Bandwidth efficiency of modulation, ability of a modulation scheme to accommodate data within a limited bandwidth। ठीक है, ये पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर गिवन बैंडविड्थ में मैं कम डेटा सेंड करूँगा, एक मॉड्यूलेशन स्कीम कम डेटा सेंड करती है, लेट्स से मॉड्यूलेशन स्कीम ए कम डेटा सेंड करती है, मॉड्यूलेशन स्कीम बी उसी बैंडविड्थ में ज़्यादा डेटा सेंड करती है, तो हम ये कहेंगे कि जो मॉड्यूलेशन स्कीम बी है वो ए के मुकाबले में बैंडविड्थ एफिशिएंट है। Bandwidth efficiency reflect how efficiently the allocated bandwidth is used। तो bandwidth efficiency क्या है, R by B bits per second per hertz bandwidth efficiency जो है। तो R जो है वो डेटा रेट है बिट्स पर सेकंड में, B bandwidth है occupied by modulated RF signal, और इसकी जो यूनिट्स हैं वो हर्ट्स हैं। तो bandwidth efficiency क्या हुई, बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्स। अच्छा जी, नॉइज़लेस चैनल, यानी कि जब चैनल बिल्कुल नॉइज़लेस हो तो उसके लिए यानी कि हम गिवन बैंडविड्थ में ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेटा सेंड कर सकते हैं, उसके लिए नाइक्वेस्ट ने फार्मूला बनाया है C = 2B log 2M। M हमारे पास वही सिग्नल लेवल्स है जितने हमने स्टेट्स बनानी है, और B हमारी बैंडविड्थ है, C कैपेसिटी है चैनल की, बिट्स पर सेकंड, कितने हम बिट्स पर सेकंड डेटा रेट जो है वो भेज सकते हैं गिवन सिग्नल गिवन लेवल्स के साथ। ये लेकिन ये उस वक्त है जब नॉइज़लेस चैनल है। नॉइज़लेस चैनल विद 3 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ, यानी कि B 3 किलोहर्ट्ज़ है, और अगर बाइनरी सिंबल इस्तेमाल करें, बाइनरी सिंबल का मतलब ये है कि M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू 1 होगी, सॉरी M की वैल्यू 2 होगी, 2 स्टेट्स हैं, 1 बिट आएगी, तो log 2 की वैल्यू 1 होगी, तो 2B मतलब जो ये 1 हो जाएगा, 2B बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई B 3 किलोवाट है, तो 6 किलोबिट्स पर सेकंड हम डेटा रेट सेंड कर सकते हैं अगर हम बाइनरी इस्तेमाल करें। तो फिर शेनन्स बाउंड एक्चुअली बहुत ही मशहूर किस्म का रिलेशन है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जो बताता है कि नॉइज़ी चैनल में, या अगर नॉइज़ भी रियलिस्टिक चैनल या नॉइज़ वाले चैनल में भी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है सिस्टम की। तो जो एक्सप्रेशन है वो है C = B log 2 1 + SNR। तो B को इधर से डिवाइड किया है C डिवाइडेड बाई B, तो ये बैंडविड्थ एफिशिएंसी होगी। C हमारा वही डेटा रेट है, B हमारे पास बैंडविड्थ है, तो C = B log 2 1 + SNR या सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। C डेटा रेट में बिट्स पर सेकंड में, B बैंडविड्थ, सिग्नल पावर और नॉइज़ पावर। ठीक है, तो ज़ाहिर इनका यूनिट कोई नहीं होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। तो B को जब डिवाइड कर दिया C के साथ, तो ये हमारी बन गई बैंडविड्थ एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बैंडविड्थ एफिशिएंसी है उस चैनल की। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा कैपेसिटी, इस लिमिट से ज़्यादा कैपेसिटी हम प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते। जी, तो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन बैंडविड्थ एफिशिएंसी एंड पावर एफिशिएंसी। ज़ाहिर है हम इनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एरर कंट्रोल कोड्स ज़्यादा शामिल करने का मतलब यह है कि अगर हम ज़्यादा एरर कंट्रोल कोड शामिल करने का मतलब यह है कि रिडंडेंट बिट्स अपने डेटा में ज़्यादा डाल रहे हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि रिसीवर साइड पर हम एरर अगर आ जाए तो उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका एक और फ़ायदा क्या हुआ कि अब हमें एरर से बचने के लिए ट्रांसमिट पावर ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एरर कोड्स को इंक्लूड करें तो ये हमारे सिग्नल को क्या बनाते हैं, पावर एफिशिएंट बनाते हैं।
ठीक है, रिक्वायर्स रिसीव्ड रिड्यूसेस द रिक्वायर्ड रिसीव्ड पावर फॉर पर्टिकुलर बिट एरर रेट। ठीक है जी। तो डिक्रीजेस बैंडविड्थ एफिशिएंसी, जाहिर है हम क्या, पहले अगर हमने लेट से 4 बिट्स भेजी हुई थी तो एरर कंट्रोल के लिए अगर 2 बिट्स ऐड कर दिए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बैंडविड्थ अपनी ज़ाया कर रहे हैं उन यानी कि एक्स्ट्रा बिट्स भेज के। तो ज़ाहिर है ये बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं होगी अगर हम ये करेंगे तो। मैरी कीइंग मॉड्यूलेशन ये है कि अगर हमने ये बाइनरी या 4ary या 8ary कीइंग मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि अब हमने लेवल गिवन बैंडविड्थ में ज़्यादा बिट्स भेजनी है। यानी कि गिवन बैंडविड्थ में अगर 2 लेवल्स हैं तो हम 1 बिट से काम चला रहे हैं, उससे अगर लेवल ज़्यादा तो बिट्स यानी कि गिवन बैंडविड्थ में ज़्यादा बिट्स हम सेंड करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बैंडविड्थ तो इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन पावर एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है। पावर एफिशिएंसी इस तरह से डिक्रीज़ होती है कि अब चूँकि बिट्स ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एरर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है उस एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए और करेक्ट करने के लिए। तो एग्जाम्पल है SNR for wireless channel is 30 dB and RF bandwidth is 200 kHz. Compute theoretical maximum data rate that can be transmitted over this channel. तो हमें पता है कि ये हमने उसका फार्मूला लिखा हुआ था C = B log 2 1 + SNR। तो S हमें गिवन है 30 dB। तो सबसे पहले हमें इसको लीनियर यूनिट्स में लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लेके आ सकते हैं उसको। तो 1000 + 1 log 2। तो इस log 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे log 10 रेज़्ड पावर होता है, log 2 रेज़्ड पावर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे और तो रिजल्टिंग हमारे पास डेटा रेट आएगा 1.99 मेगाबिट्स पर सेकंड। यानी कि इस सेटिंग में मैक्सिमम डेटा रेट 1.99 मेगाबिट्स पर सेकंड हो सकता है। इससे डेटा रेट कम मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिल सकता। फोरियर एनालिसिस क्या है जी कि हम अपने किसी भी सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ फोरियर कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फोरियर शर्त के हमने यानी कि फोरियर सीरीज़ क्या कहती है कि हमने किसी भी सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ साइंस और कोसाइंस के कॉम्बिनेशंस के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये सिग्नल आपको गिवन है, ठीक है, ये डीसी कंपोनेंट है। तो यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कोसाइन एंड साइन, ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं an और bn। ठीक है जी। तो सच अ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड फोरियर सीरीज एंड कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड फोरियर। कौन से कोएफिशिएंट बोला, an bn और a0, ये सीरीज़ के कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है जी। तो अगर इसकी जगह 1 होगा तो फर्स्ट हार्मोनिक, 2 होगा तो 2, और nth टर्म जो वो nth हार्मोनिक कहलाएगी। हार्मोनिक क्या होती है कि वो एक्चुअली मल्टीपल होती है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, f0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल होती है। ये 3 कोएफिशिएंट्स हैं a0, an, bn। इनको हम इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। ये रिलेशन इनको सॉल्व करेंगे तो ये कोएफिशिएंट्स निकलेंगे। जब ये कोएफिशिएंट्स निकल आएंगे तो इस तरह से हम इन अपने किसी भी सिग्नल को, यानी कि किसी भी सिग्नल के लिए हम ये an bn निकालेंगे, a0 an bn निकालेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसको हम फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी सिग्नल को। मिसाल के तौर पर ये सिग्नल है, ये सॉटूथ वेवफॉर्म में पीरियोडिक है, हम देख सकते हैं पीरियोडिक है। पीरियड कितना है, 2π इसका पीरियड है। तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको फोरियर सीरीज़ में लिखना चाहते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस गिवन सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेंगे, फोरियर सीरीज़ में। फोरियर सीरीज़ की एक्सप्रेशन हम पीछे देख चुके हैं। फोरियर सीरीज़ के एक्सप्रेशन के लिए आपको सबसे पहले a0, an और bn निकालना पड़ेगा।
एफ टी जो है आपको ये गिवन है, एफ टी ये गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, इस सिग्नल का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन से, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फोरियर अप्रॉक्सीमेशन की। ये फर्स्ट हार्मोनिक है, यानी कि A1 और B1 वाला, ये ओरिजिनल सिग्नल था। इसको हमने कहा ना, किसी भी सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ फोरियर हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ पहली हार्मोनिक लेंगे तो इसको देखिए, अप्रॉक्सीमेशन इतनी अच्छी नहीं है। दो हार्मोनिक्स ले ली अगर हमने, पहली और सेकंड, तो हम देखते हैं कि अब ये लाइन को थोड़ा थोड़ा अप्रोच कर रही है, अभी भी इतनी प्योर अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। थ्री हार्मोनिक्स की तो 2 से थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, 4 हार्मोनिक्स की तो थोड़ा थोड़ा लाइन के करीब आना शुरू हो गया 3 हार्मोनिक्स में। इस तरह जितने हार्मोनिक्स बढ़ाते जाएंगे उतनी अप्रॉक्सीमेशन इस लाइन की हमारी बेहतर होती जाएगी। लेकिन मसला ये कि जब हम हार्मोनिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट हार्मोनिक एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और फिर जैसे जैसे हम हार्मोनिक इंडेक्स बढ़ता रहता है वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। तो यानी कि कुछ हार्मोनिक्स के बाद जाकर उनका एम्पलीट्यूड तकरीबन नेग्लिजिबल हो जाता है। ये डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम की कुछ टाइप्स हैं। लाइन कोडिंग, यूनिपोलर, नॉन रिटर्न, ये NRZ कहते हैं, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, RZ कहते हैं, रिटर्न टू ज़ीरो। यूनिपोलर, बायपोलर, मानचेस्टर, NRZ, ये 3 किस्म की लाइन कोडिंग की टाइप्स है। कोडिंग का मतलब ये है कि रिसीवर साइड पर अगर ये वेव फॉर्म में रिसीव हो तो हमें हम कैलकुलेट करेंगे कि ये 0 था या 1 था। तो हमें पता है कि यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो है, तो ये सिंपल सी बात है कि जो हाई लेवल है वो 1 है और जो लो लेवल है वो 0 है, 1 0 1 0 1। बायपोलर क्या है कि अब हमारे पास वोल्टेज लेवल V है और -V भी है। पहले यूनिपोलर में क्या था, सिर्फ V था। अब क्या है, V और -V। तो ये नीचे -V की तरफ जाता है तो 0 है, ठीक है, और वापस इस लेवल से अगर ऊपर, यानी कि 0 लेवल से ऊपर जाएगा तो वो 1 कंसिडर होगा। ये देखिए, नीचे जाएगा 0, हो गया 1। तो मानचेस्टर रिटर्न नॉन रिटर्न टू ज़ीरो क्या है कि एक्चुअली मानचेस्टर कोडिंग में जो ट्रांजिशन है वो मिड बिट होती है, यानी कि ट्रांजिशन जो है वो आपने देखा होगा, ये बाकी तो बिट्स के एंड पर हैं, यहाँ ट्रांजिशन वेव फॉर्म के अंदर ही है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अलहदा से रिसीवर साइड पर क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये यानी कि सिग्नल इटसेल्फ रिसीवर को अपनी क्लॉक बता रहा होता है, क्योंकि आप देखें ना, ये जब मिड के दरमियान में पहुंचेगा तो रिसीवर पहले से ही तैयार हो जाएगा कि अब इसका यानी कि अगर तो इसकी जो बिट के दौरान अगर ट्रांजिशन आती है इसका मतलब है कि बिट चेंज हो गई है, अगर नहीं आती दैट मीन्स कि वो चेंज नहीं हुई। तो जैसे ये देखें, बिट के दरमियान में ही है तो ट्रांजिशन हुई, अब पता लग गया कि ये 0 था। ठीक है, इस तरह से ये 0 चलता रहा, ट्रांजिशन हो गई, दैट मीन्स ये पहले 0 था तो अब क्या है, अब 1 है। इस तरह से ये चलता जाएगा। इंटरसिबल इंटरफेरेंस क्या होती है, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये एरर इंड्यूस करती है कि जो रिसीवर साइड पर हमारे सिंबल्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करते हैं, यानी कि टेल्स जो है उनकी ये आपस में इंटरफेयर करती हैं। इसकी वजह से
हमारा जो सिंबल है वो गलत डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पल्स शेपिंग टेक्निक्स है, रूट रेस को साइन फिल्टर और दूसरी किस्म की चीज़ें वो इस ISI को ख़त्म करती हैं। अच्छा जी, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम जो है उनकी उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देखते हैं। तो digital modulation involves choosing particular signal waveform for transmission for a particular signal or symbol. ठीक है जी। For m possible signals, a set of all signal waveforms are S1, S2, so on, SM, यानी कि हम m पॉसिबल सिग्नल्स के लिए मुख्तलिफ वेवफॉर्म्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर बाइनरी मॉड्यूलेशन ईच बिट इज़ मैप टू अ सिग्नल फ्रॉम अ सेट ऑफ सिग्नल दैट हैज़ ओनली 2 सिग्नल्स। ठीक है ना, बाइनरी के लिए तो सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, 0 है या 1 है, तो उसके लिए हम 2 सिग्नल्स दे सकते हैं। वी कैन व्यू। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, अगली आगे आएगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स है। अगर वो कॉन्स्टलेशन डायग्राम किसी को मिल जाए तो वहाँ से मॉड्यूलेशन स्कीम की प्रॉपर्टीज़ को इन्फर किया जा सकता है। बैंडविड्थ ऑक्युपाइड बाय द मॉड्यूलेशन इंक्रीजेज एज द डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इंक्रीजेज। डायमेंशन क्या है कि अगर हमारे पास यानी कि सिर्फ अगर आगे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 एक्सिस बनते हैं, I और Q। ये देखें, I और Q एक्सिस अगर डायमेंशन हमारी इंक्रीज़ होती है, पहले अगर एक ही डायमेंशन में था, डायमेंशन अगर इंक्रीज़ होती है तो बैंडविड्थ ज़ाहिर है, नए सिग्नल्स आएंगे तो बैंडविड्थ हमारी इंक्रीज़ होगी। बैंडविड्थ ऑक्युपाइड बाय द मॉड्यूलेशन डिक्रीजेज एज द सिग्नल पॉइंट्स पर डायमेंशन इंक्रीजिंग। तो जितना डेंस होता जाएगा उतनी हमारी जो है वो बैंडविड्थ एफिशिएंसी अच्छी होती जाएगी। लेकिन जितने डेंस होते जाएंगे उससे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज़्यादा होने का चांस भी होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितनी हमारी कॉन्स्टलेशन डायग्राम डेंस होती जाएगी उतनी वो कम पावर एफिशिएंट होती जाएगी। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पॉइंट्स इन द कॉन्स्टलेशन। बिट एरर रेट डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज। तो जितने डेंस होंगे उतना बिट एरर रेट इंक्रीज होने का चांस है। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम को हम लीनियर और नॉन लीनियर में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड अगर लीनियर कब होंगे, जब हमारे सिग्नल का जो यानी कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो हमारे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वजह से चेंज हो रहा हो तो उसको हम लीनियर कहेंगे। जैसे ASK है और QPSK वगैरह, BPSK वगैरह। नॉन लीनियर भी है, नॉन लीनियर में FSK है, नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर इस्तेमाल होते हैं। या मिनिमम शिफ्ट कीइंग में GMSK है। ये नॉन लीनियर यानी कि GMSK है, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग, ये नॉन लीनियर की एग्जांपल है। ठीक है, ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये I इन फेज, Q क्वाड्रेचर फेज। तो इसके दरमियान में हमारा जो है वो मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे पास बाइनरी है, एक ये हमारा बिट 1 है, ये बिट 0 है। तो अब चूँकि ये 0 और 1 है तो हम इसको एक ही लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डायमेंशन इसके भी 1 है। ठीक है, तो तो ये दो हमारे पास स्टेट्स हैं, इनके पास डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इनका बिट एरर रेट अच्छी, यानी कि बिट एरर रेट की एफिशिएंसी, बिट एरर रेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी होंगी, यानी कि कम चांसेस होंगे एरर के। ये हम देख भी सकते हैं, वेरी रोबस्ट
एक्सटेंसिवली यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लेकिन बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं है क्योंकि हम सिर्फ 2 बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि समझे एक ही बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं गिवन बैंडविड्थ में। तो फेजेस जो हैं वो सेपरेटेड बाय 180 डिग्रीज़, यानी कि ये समझे कि 0 डिग्री पर है, 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री, इनमें फेज़ डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री है। इसको कहते हैं हम बाइनरी फेज़ शिफ्ट कीइंग, यानी कि एक तो ये बाइनरी है 0-1, फेज़ शिफ्ट की वजह से ये 0 हो सकता है, यानी कि अगर ज़ीरो फेज़ था 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 180 डिग्री शिफ्ट होगा तो 0 हो जाएगा, 180 डिग्री शिफ्ट होगा तो 1 हो जाएगा। ये देखिए लिखा भी हुआ है कि अगर ये बाइनरी है, इसमें अगर हम 180 डिग्री शिफ्ट कर देंगे, पाई शिफ्ट कर देंगे तो वो 0 बन जाएगा। टोरियल इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर लेट से ये हमारे पास गिवन डेटा था, इनपुट डेटा 110101 और ये हमारा कैरियर सिग्नल है। तो देखें जब तक 1 रहेगा तब तक कैरियर सिग्नल का कोई मसला नहीं है, जैसे ही 0 आएगा तो फेज़ शिफ्ट में क्या हो जाना है, 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट हो जाना है। ये देखें 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट हो गया, फिर ये 1 आना है तो फिर अगेन 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट आएगा। ये देखें 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट आया, फिर ये 0 के करीब आया और फिर ये 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट हुआ, यहाँ भी 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये बीपीएस के वेव फॉर्म है। ठीक है जी। हाँ जी, पहले बीपीएस के था बाइनरी फेज शिफ्ट की, अब ये क्यूपीएस के है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। वहाँ सिर्फ 2 बिट्स थी, यानी कि एक ही बिट थी एक्चुअली 0 और 1, अब हम 2 बिट्स को लेके आ रहे हैं। मल्टी लेवल मॉड्यूलेशन टेक्निक, इसमें 2 बिट्स पर सिंबल फिलहाल देख रहे हैं। मोर स्पेक्ट्रली एफिशिएंट, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है कि हम ज़्यादा डेटा भेज रहे हैं गिवन बैंडविड्थ में। कॉम्प्लेक्स रिसीवर, ज़ाहिर है पहले हमें सिर्फ यही जज करना था कि बिट 0 है या 1 है, अब हमें लेवल डिटेक्ट करने हैं, तो ज़ाहिर है रिसीवर का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा एज़ कम्पेयर टू बीपीएस के। तो 2 टाइम्स मोर बैंडविड्थ एफिशिएंट एंड बीपीएस के, ये तो नज़र ही आ रहा है कि पहले हम सिर्फ एक था हमारे पास लेवल, एक बिट हम भेज रहे थे, अब 2 बिट्स भेज रहे हैं। तो जैसे ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, 00, 01, 10, 11 स्टेट है, और ये आपस में जो है वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट है। वो बीपीएस के में क्या था 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है, अब ये 4 हो गए हैं चूँकि, इसलिए इनमें फेज शिफ्ट कितना है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट है। ठीक है, ये π/4 पे है, ये 3 π/4 पे है, ये 5 π/4 पे है और ये 7 π/4 पे। पहले में बीपीएस के में क्या था कि जब भी 1 से 0, 0 से 1 होता था तो यानी कि जब चेंज होती थी बिट तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होती थी। अब अगर लेवल चेंज होना है, स्टेट चेंज होनी है, तो सिर्फ 90 डिग्री फेज शिफ्ट होना है। वहाँ सिर्फ 2 स्टेट्स थी, 0 या 1, यहाँ 4 स्टेट्स हैं। Constant envelope modulation, amplitude of carrier is constant regardless of the variation in modulation signal। कि अगर हम जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एनालॉग में था तो उसमें एम्पलीट्यूड अगर चेंज होता था तो वो ज़्यादा इम्यून था नॉइज़ के ज़रिए। तो फिर हमने उसका हल क्या निकाला, हमने उसकी हल निकाला था एंगल मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो उस केस में क्या था कि एनवेलप कांस्टेंट था, इन्फॉर्मेशन एनवेलप पे नहीं थी, कहाँ थी बोला, फ्रीक्वेंसी और फेज़ में थी। तो वो हमें पता है कि इसकी बेटर इम्यूनिटी होती है टू फ्लक्चुएशन ड्यू टू फेडिंग, और नॉइज़ इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, और ये पावर एफिशिएंट होते हैं। ठीक है जी। लार्जर बैंडविड्थ उससे लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेविएशन होती है, उसे कवर करने के लिए बैंडविड्थ जो एम्पलीट्यूड वाले वेव फॉर्म्स हैं उनसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग बिल्कुल एनालॉग मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन थी, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम में ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है। तो वही जिस तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कांस्टेंट एनवेलप था,
इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी में थी, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में भी कांस्टेंट इन्वेलप है, इंफॉर्मेशन किस में है, फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ये दो बिट्स हैं, अगर बिट 1 बिट 0, एक बिट से इस फ्रीक्वेंसी डेविएशन से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी बिट को दूसरी फ्रीक्वेंसी डेविएशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन किस में है, फ्रीक्वेंसी में इन्फॉर्मेशन है, इस एम्पलीट्यूड में फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड में इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, डेटा 110, तो जब तक 11 रहेगा तब तक फ्रीक्वेंसी ठीक रहेगी, 0 में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से FM में था। तो FSK और FM में क्या फ़र्क हुआ, सिर्फ डेटा का। वहाँ पे डेटा जो था वो एनालॉग सिग्नल था, यहाँ पर डेटा क्या है, एक डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एक एग्जांपल है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यूएस डिजिटल सेलुलर स्टैंडर्ड डेटा रेट जो है 48.6 किलो बिट्स पर सेकेंड है, बैंडविड्थ 30 किलो हर्ट्ज़ है, और फॉर SNR 20 dB ये को अगर हम कन्वर्ट करें तो 100 बनता है। तो इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो वही है, कैपेसिटी क्या होती है, B log2 1 प्लस SNR। B हमारे पास कितना है, 30 किलो हर्ट्ज़, log2 1 प्लस SNR, S क्या है, SNR क्या है, 20 dB यानी कि 100। तो सॉल्व करेंगे तो इतना डेटा रेट हमें मिल जाएगा। डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम की समरी है, लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम्स, नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम्स और स्प्रेड स्पेक्ट्रम। लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम में ऐसी स्कीम है जिनका एम्पलीट्यूड चेंज होता है मैसेज सिग्नल की वजह से, जो जैसे मेरा BPSK है, QPSK है। नॉन लीनियर स्कीम में जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इन्फॉर्मेशन उसमें एम्पलीट्यूड में नहीं होती। ठीक है, FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और GMSK गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग, ये एग्जाम्पल है नॉन लीनियर की। और स्प्रेड स्पेक्ट्रम में जिसमें आमतौर पर जो हम एक्चुअल सीरियल है वो नॉइज़ के लेवल से नीचे सेंड करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज मच ग्रेटर देन सिग्नल बैंडविड्थ, जाहिर है तो उसमें नॉइज़ के लेवल के नीचे सेंड करते हैं। तो ये जो WCDM है या CDM तो जो 3G में इस्तेमाल हुई थी वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम थी। तो ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम की CDMA वगैरह को हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह LTE की तरफ चलेंगे, 4G की तरफ। LTE के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स देखेंगे और उसमें जो मॉड्यूलेशन स्कीम इस्तेमाल हुई है OFDM, उस पे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।